नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। तो हमने हिस्ट्री में क्या देखा था? हमने हिस्ट्री में ये देखा था, जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने ये बात की थी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या हुए, क्या चीजें बदली और क्या कारण थे उस क्रांति के। तो एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था कल, मैं कल यही सोचा, मैंने सोचा कि यार जैसे मैंने सीधा 1857 की क्रांति शुरू कर दी, तो उसके पहले भी कुछ चीजें हुई थी मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर हम शुरू से देखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा और ज्यादा आप कहते हैं ना चीजें क्लियर होंगी समझने में। तो हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत होती है जो यूरोपियंस आते हैं भारत में, जो भारत में आगमन होता है यूरोपियंस का, वहां से उनकी शुरुआत होती है, तो वहां से देखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वो जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें हम देखेंगे कि जो यूरोपियंस आते हैं भारत में ट्रेड करने के लिए 1498 से, इस काल से माना जाता है कि परिवर्तन होना शुरू हुआ भारत के राजनीति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक और राजनैतिक। तो इसको समझने के लिए कि ये जो यूरोपियंस आए हैं भारत में क्यों आए हैं, क्या कारण था और इनके आने से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, उस पर बात करते हैं। वो चर्चा थोड़ी करनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है, या जो भारत पहले प्राचीन काल में हुआ करता था, तो प्राचीन काल में आपको पता है कि सिंधु सभ्यता थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि वैदिक सभ्यता आती है, फिर महाजनपद काल आता है, मौर्य काल आता है। ठीक है, बीच में और भी कई सारे राजवंश आते हैं, फिर गुप्त काल माना जाता है। तो इन सारे में आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रेड है ना, वो बड़ा उच्च कोटि का है। ट्रेड बहुत हाई है। हाई ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि भारत क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। यहाँ से जो आइटम्स थे वो जाते थे यूरोप, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। और बड़ा प्रॉफिट होता था, जो व्यापारी थे उनको बड़ा प्रॉफिट होता था। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्या मतलब हुआ कि भारत से अगर आप सामान ले जाके कहीं बेच रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि सोने का दाम मिलता था, आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट होता था कि जो मर्चेंट्स थे या जो व्यापारी थे, वो बड़ा मतलब प्रॉफिटेबल उनके लिए बिजनेस होता था ये। तो भारत में ऐसा क्या बनता था कि ये सब चीजों की बड़ी डिमांड थी। तो भारत में बेसिकली कुछ चीजें थी जो फेमस थे यूरोपियन मार्केट में। जैसे आपका कपड़ा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये कुछ चीजें थी जो फेमस था। और ये आभूषण, खासकर हाथी दांत या जो सीप मोती, हीरा, सोना, जवाहरात, ये सब चीजें बड़े फेमस थे, इनकी बड़ी डिमांड थी। अब बात ये है कि ये ट्रेड तो पहले से चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि प्राचीन काल से चल रहा है। फिर ऐसा इस समय क्या चेंज आ रहा है देखने में कि हमें इसको बारे में पढ़ना पड़ रहा है, कि हमें इसके बारे में फोकस करना पड़ रहा है। तो यार देखिए, पहले जो होता था ना ट्रेड, उसका नेचर अलग था। यूरोप जो है आपका पश्चिम में पड़ता है और भारत कहाँ है, पूर्व में है। यानी जो ईस्ट से वेस्ट का ट्रेड था, यानी वेस्ट से ईस्ट वाला जो ट्रेड था वो इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ ना, जैसे ये भारत है, भारत से अगर यूरोप में ट्रेड हो रहा है, तो पहली चीज ये प्राइवेट नेचर का था। प्राइवेट नेचर का मतलब क्या होता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पे अपना सामान ले जाते थे, व्यापारी अपना सामान ले जाके यहाँ वहां बेचते थे। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई कंपनी या कुछ ऐसा नहीं था। 1450 की पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, लोग व्यक्तिगत तौर पे करते थे। और दूसरी चीज कि कोई एक व्यक्ति यहाँ से सामान उठा के सीधे यूरोप नहीं पहुंचता था। बीच में कई सारे बिचौलिया होते थे। जैसे ये एक व्यक्ति यहाँ ला के सामान रखा, दूसरा यहाँ ला के रखा, तीसरा यहाँ ला के रखा, चौथा यहाँ ला के रखा, फिर पांचवा उसको ले जाके यूरोप में बेचा। तो कई सारे इस पे क्या थे, बिचौलिया थे, कई सारे मिडिल मैन थे। तो ये सारी चीजें उस समय काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ, 1450 के समय आते आते हम ये देखते हैं कि ये जो तुर्की है आपका, यहाँ पे मान लीजिए तुर्की देश है एक, मान क्या लीजिए, मतलब एग्जैक्टली वहीं पे है। तो ये जो सॉरी, ये जो तुर्की देश है यहाँ पे,
इसका कब्जा हो जाता है। कब्जा क्या मतलब, एक तरह से ये ऐसे समझिए कि, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे एक क्षेत्र है इस्तुनतुनिया। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनो कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल जो भी बोलते हैं। तो जो कस्तुनतुनिया था, यहाँ पे कब्जा हो जाता है तुर्क तुर्क शासक का, यानी ऑटोमन एम्पायर का। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ ना कि यह एक सिल्क रूट हुआ करता था। ये था सिल्क रूट। सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से सिल्क का व्यापार ज्यादा होता था, रेशम का व्यापार ज्यादा होता था चाइना से। इसी मार्ग से होके जाके चाइना से, चाइना के इस मार्ग, चाइना से यहाँ से सामान निकल के यहाँ से ये यूरोपियन मार्केट में जाता था, तो इसलिए सिल्क रूट नाम दिया गया। इस रूट से और भी सारे व्यापार होते थे, लेकिन मेनली सिल्क का होता था व्यापार, तो इसलिए सिल्क रूट कहा गया। ठीक है। तो ये रूट आप देख रहे हैं तुर्की से होके जा रहा है, लेकिन इस समय क्या हुआ, तुर्की ने कब्जा कर लिया है इस क्षेत्र पे। अब जो ये लैंड रूट था, ये जो लैंड रूट था ना, अब ये लैंड रूट क्या हुआ, लैंड रूट जो है, मतलब स्थल मार्ग जो है, उसमें क्या हुआ, अवरोध आ गया। और यहाँ के जो शासकों ने या जो यहाँ के रूलर्स ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक। तो दो चीजें हो रही हैं, पहला क्या, टैक्स बढ़ा, और दूसरा अस्थिरता की वजह से यहाँ सुरक्षा डाउन हो गई। सुरक्षा किसकी, सामान की और उनके जो व्यापारी थे उनकी। तो ये जो चेंजेस आए, ये जो राजनीतिक परिवर्तन आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो सामान आ रहा था इसके थ्रू, उस पर टैक्स बढ़ गया। और यहाँ पे जो सुरक्षा वाला कंडीशन था कि जो पहले सामान सुरक्षित होता था, वो सामान सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है। इसके वजह से जो यूरोपियन मार्केट था, यहाँ पे भारतीय सामानों की क्या हुई, कमी हुई। लेकिन सामान कम हुआ ना, डिमांड तो अभी भी हाई है। डिमांड क्या है, अभी भी हाई है। ये जो यूरोपियंस नेशन थे, उन्होंने सोचा यार, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसे कैसे जाने दे हाथ से, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि ठीक है, समुद्री रास्ता बंद, सॉरी, लैंड वाला रास्ता बंद हुआ है ना, स्थल मार्ग बंद हुआ है, तो क्यों ना हम समुद्री रास्ते की खोज करें। इसकी खोज करें, समुद्री रास्ते की। सबसे पहले ये काम करता है कौन, पुर्तगाल। पुर्तगाल ही क्यों करता है, क्योंकि पुर्तगाल उस समय काफी पावरफुल एक कंट्री हुआ करता था, और वो नौसेना के रूप में भी, और ऐसे भी काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली था, अंग्रेजों की तरह, ब्रिटेन की तरह। उसने पहले कदम उठाया, वो वास्को डिगामा को भेजता है इंडिया, कि तुम जाओ इंडिया, रास्ता खोजो, इंडिया कैसे पहुंचा जाए समुद्र के माध्यम से। मतलब क्या करना था, वास्को डिगामा को काम मिला, भाई तुम जाओ, आप जाइए और समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचिए। मतलब समुद्री मार्ग की खोज कीजिए। समुद्री मार्ग की, कहाँ के लिए, भारत के लिए। भारत ही क्यों, क्योंकि भारत था, क्या था, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंट्री था यूरोपियन मार्केट्स के लिए, यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। यहाँ के सामान वहाँ बहुत ज्यादा डिमांड थी और काफी प्रॉफिट होता था वहाँ के ट्रेडर्स को। तो यार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन क्या, जब जब से थोड़ा बहुत ये सब चीजें जाने हैं, तो हम ये जानते हैं कि क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं ना कि जो वास्को डिगामा था उसने भारत की खोज की। यार भारत की खोज कैसे कर सकता है, भारत तो पहले से था। उसने भारत की खोज नहीं की, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो कहने के लिए कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, लेकिन उसने समुद्री मार्ग की खोज की भारत पहुंचने के लिए। ठीक है। तो जो वास्को डिगामा है, वो 1498 में कहा आता है, भारत आता है। ये आपका भारत का साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है। ये आता है इस एरिया में, इसको कहते हैं कालीकट। यहाँ जगह है कालीकट, वहां वो आता है। वहां पे शासक कौन रहता है, जामेरीन नाम का एक स्थानीय शासक रहता है, जो उसका स्वागत करता है।
शासक का नाम क्या है? जामेरीन है। स्थानीय शासक है वहां का, उस एरिया का। वो वास्को डिगामा का स्वागत करता है। ठीक है। मैंने इस बारे में तो बात कर ही लिया था कि भाई टैक्स, सॉरी, थोड़ा सा बैक चलते हैं कि जो राजनीतिक अस्थिरता आती है तुर्की में, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। जो सामान वहां से जा रहा था, और सेफ्टी क्या थी, खत्म हो गई थी। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, समुद्री रास्तों की खोज करने की जरूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी थे, उनको लाभ कम हो रहा था ना, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, और सुरक्षा की भी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से उनको लगा कि यार ठीक है, भाड़ में जाइए लैंड रूट, अब हम क्या करेंगे, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचेंगे, वहां से सामान लाएंगे। तो अब हुआ क्या, मैंने ये बता दिया, वास्को डिगामा भारत आता है समुद्री रास्ते से, कैलिकट उतरता है, और उसके बाद वो यहाँ पे सामान वामान अपना लेता है, यहाँ से मसाले, कपड़े उपड़े अपना पूरा भर भर के पूरा जहाज लेके जाता है वापस। 1499 में कहा जाता है वापस? पुर्तगाल, यानी पोर्तुगल। वैसे पुर्तगाल मैप में कहाँ पड़ेगा, वैसे मैं बता दूं आपको। पुर्तगाल जानते होंगे ना, पुर्तगाल कंट्री नाम सुना होगा, फेमस कंट्री है। ये वाला एरिया पुर्तगाल स्पेन वाला है। पुर्तगाल क्यों फेमस है, मैं क्यों कह रहा हूँ, जो भी फुटबॉल में इंटरेस्टेड होंगे लड़के या लड़कियां, उन्हें पता होगा कि इस समय वन ऑफ द गोट, सो कॉल्ड गोट, दो ही गोट तो हैं फुटबॉल में इस समय, लियोनल मेसी, और दूसरा कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये भाई साहब कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। ये कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में। और ये कहाँ के हैं, ये है पुर्तगाल के। इसलिए जो ना भी जाने ना पुर्तगाल, वो इनकी वजह से जानता है ये पुर्तगाल क्या है, पुर्तगाल कौन सा देश है, कहाँ पड़ता है ये। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि ऐसे मैंने बता दिया, ऐसे बात जिक्र जिक्र हुआ तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। हाँ, ये 1499 में क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं पुर्तगाल। फिर ये 1502 में आते हैं वापस। वास्को कौन आता है, वास्को डिगामा आता है भारत। और यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रेडिंग कंपनी स्थापित हो चुकी है, और ये जो लोग हैं, हाँ, पुर्तगाली, वो भारत में अब सेटलमेंट अपना बनाने लगते हैं। भारत में सेटलमेंट बना लेते हैं। फिर क्या होता है 1505 में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आप। जो पुर्तगाली थे, यानी जो पोर्तुगीज थे, वो कब आते हैं, 1498 में आते हैं। मतलब कौन आता है, वास्को डिगामा आता है। ठीक। जो आपका प्राइवेट ट्रेड था, जो मैंने बताया था कि व्यक्तिगत था, वो अब ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब क्या है कि शासक और जो देश है वो अपने स्तर पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तुर्की वाली कंडीशन मैंने बता दी कि ये क्या प्रॉब्लम थी, तुर्की में क्या प्रॉब्लम हुई। अब देखिए, जो वास्को डिगामा है वो स्थल मार्ग के बजाय नए समुद्री मार्ग से भारत आता है। ठीक। वो कहाँ पहुंचता है, कैलीकट में, कालीकट, और वहां का शासक कौन है इस समय, जामरीन। तो कालीकट जब ये पहुंचता है, तो ये 1499 में फिर क्या होता है, वापस चला जाता है सामान वामान लेके, वहां बहुत ऊंचे दाम में, मतलब बहुत लाभ कमाता है। कई लोग तो कहते हैं कि, कई हिस्टोरियन कहते हैं 100 गुना लाभ कमाया था वो। तो वापस जाता है, सामान बेचता है, 100 गुना लाभ हुआ। तो भाई जब वो चीज, वो वहां के लोग जब देखेंगे कि भारत से डायरेक्टली जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो बीच में बिचौलिया पड़ते थे पहले, वो बिचौलिया खत्म हो गए। अब जो डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, इसमें तो बड़ा फायदा है यार, कि क्यों ना डायरेक्ट ट्रेड किया जाए, समुद्री रास्ते से किया जाए, इसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो ट्रेड कहीं ना कहीं इस समय बढ़ना शुरू हो गया था। अब पुर्तगाली जो थे वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए थे, और बाकी 1502 में ये बंदा वापस आता है। जब ये वापस आता है तो ये कैलीकट, कोचीन और कुन्नूर, ये तीन चार जगह ऐसे हैं जहां पे ये बेस बनता है पुर्तगालियों का। अब बाद में फिर ये बेस बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है, गोवा, दमन और हुगली। ठीक है, हुगली कहाँ पड़ता है, ये आपका कलकत्ता के पास है, गोवा आपका महाराष्ट्र के ऊपर, और दमन दीव उधर गुजरात के पास है। ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब की कंडी पर, अब चीजें बढ़ कैसे रही हैं, हो क्या रहा है। अब यहाँ आते हैं हम। अब परिवर्तन क्या हुआ, अब चीजें थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या आगे परिवर्तन हुआ। हमने बात कर ली कि 1502 में क्या हुआ, वास्को डी गामा भारत आ चुके हैं, और यहाँ बेस बन चुका है। 1505 में पहला गवर्नर बनता है पुर्तगालियों का। कौन बनता है, उसका नाम था अल्मेडा।
अल्मेडा पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग क्या था मतलब, अच्छा बंदा था, सही बंदा था। इसकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी ब्लू वाटर नीति। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे ध्यान नहीं है। नीला जल नीति, पता नहीं, जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू ब्लू वाटर नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? ये नाम बड़ा चर्चा में रहता है, हमेशा एग्जाम एग्जाम में पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की थी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या? ब्लू वाटर किसका होता है? ब्लू वाटर होता है समुद्र का। यानी ये पॉलिसी थी अल्मेडा की, इसका ये था कि भाई जो हम है ना, मतलब जो पुर्तगाली है वो सिर्फ व्यापार करेंगे भारत में। ओनली व्यापार। नो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, कोई राजनीतिक सत्ता हम स्थापित नहीं करेंगे। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, कोई पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे। यानी इनका पर्पस क्या क्या था? सिर्फ व्यापार, सिर्फ और सिर्फ व्यापार, वो भी कैसे? समुद्री रास्ते से। यहाँ से समुद्र से हम जाएंगे, सामान लेके कहाँ जाएंगे? यूरोप, वहां बेचेंगे, लाभ कमाएंगे, खुश रहेंगे। ये थी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। इनके बाद 1509 में एक दूसरा बंदा आता है गवर्नर बन के। ठीक है। उसका नाम होता है अल्बुकर्क। कई जगह अल्बुकुर्क दिया रहता है, कई जगह अल्बुकर्क दिया रहता है, आपको जो समझ में आए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम सही है, अल्बुकर्क। ये बंदा थोड़ा था ना, कहता है ना कि उल्टी खोपड़ी का था। इसने क्या किया कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये बड़ा एग्रेसिव बंदा था। ठीक है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हम राजनीतिक शक्ति स्टैब्लिश करेंगे भारत में। राजनीतिक पावर बनेंगे हम। इस क्रम में इसने क्या किया? इसने गोवा को जीता पहले। गोवा किससे जीता? इसने गोवा को जीता बीजापुर से। बीजापुर उस समय एक वंश हुआ करता था, एक कहते हैं ना कि राजशाही घराना हुआ करता था, एक एरिया था जहाँ पे यूसुफ आदिल शाह नाम के जो रूलर थे वो उस समय रूल कर रहे थे, तो उनको हरा के बीजापुर से अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा अपने अधीन कर लिया। फिर इसने दमन दीव जीत लिया, दमन एंड दीव। दमन दीव को इसने किससे जीता? गुजरात से। गुजरात के शासक से। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये आए थे क्या करने? रेड करने भारत में। अब ये क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो शासक हैं या जो राजा हैं उनसे युद्ध करके अब कहते हैं कब्जा कर रहे हैं जमीन पे, या एरिया कब्जा कर रहे हैं, अपना अपने आप को पॉलिटिकली और ये कहते हैं ना कि स्ट्रांग कर रहे हैं। तो ये लगभग 100 साल तक बड़े आराम से रूल करते हैं भारत में। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इनको चैलेंज नहीं करता है। अभी मेरा एक सवाल होगा जो आप बताइएगा, सोचिएगा जो मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल मेरा ये है, उसकी 1 मिनट में रब कर दूं मैं। तो सेटिंग करनी पड़ेगी यार, ये बड़ा मेहनत का काम पड़ता है, एक एक करके रब करना। ठीक है। 1498 में हमने देखा पुर्तगाली आ रहे हैं भारत में। और दूसरा जो यूरोपियन पावर होता है वो मैं बाद में आगे बताऊंगा, वो 1608 में कौन आता है? डच। डच मतलब हॉलैंड वाले, हॉलैंड यानी नीदरलैंड वाले। नया नाम इनका। कौन है इस समय क्या नाम है? नीदरलैंड। 1608 में ये आता, 1608 नहीं, एक मिनट में टाइम कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1608 ही तो था। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। 1605। 1605 में कौन आता है? हॉलैंड। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं भाई, ये जो गैप है ना लगभग 100 सालों का, इसके बीच में कोई दूसरा यूरोपियन पावर क्यों नहीं आया? 100 साल तक वेट क्यों किए वो? यार जब ये यहां से गया बंदा, क्या नाम था इसका, वास्को वास्को डिगामा, 100 गुने रेट पे जब वो सामान बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, सो कॉल्ड 100 गुना रेट,
ठीक है, जब उतनी प्रॉफिट उसको हो रही है तो वहां के लोग भी तो देखे होंगे, वहां के जो दूसरे देश है उनको भी तो पता चला होगा, क्योंकि ट्रेड जो रूट था लैंड वाला, वो तो पूरे यूरोप से कट गया। तो सारे यूरोप में डिमांड थी ना सामान की भारत की, तो हर देश चाहते थे कि हम ट्रेडिंग करें भारत से। तो 100 साल तक खाली ये पुर्तगाल ही क्यों किए भारत से ट्रेडिंग, और कोई दूसरा पावर क्यों नहीं आया भारत में? तो इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है, जो मैं बता देता हूँ आपको। कि जो वहाँ के धर्म गुरु थे, जो फ्रांस ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं, नाम पता होगा उनको, उनको पोप कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, 100 साल की कहते हैं ना कि सहमति दी थी। इसको, पुर्तगालियों को, कि भाई तुमने रास्ता ढूंढा है, समुद्री रास्ता भारत के लिए, तुमको 100 साल तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम जाओ 100 साल तक ट्रेड करो, आराम से रहो, जो करना है करो, 100 साल तक तुम्हारा इच्छित अधिकार होगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये तो ट्रेड करने आए थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ये धर्मगुरु का क्या रोल है? वो क्यों बंदा, वो धर्मगुरु इस मामले में क्यों आ गए? वो क्यों इस पछड़े में पड़ रहे हैं कि कोई देश या कोई ट्रेडर या कोई नाविक वो ट्रेड कर रहे हैं, वो किसी देश का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इनको इससे क्या मतलब धर्मगुरु से? मतलब था, मतलब क्या था, कि कहीं न कहीं ये जो चीजें हो रही है ना, तो ये ट्रेडिंग के साथ साथ, ट्रेडिंग तो मेन इनका एम था कि ट्रेडिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, खूब प्रॉफिट होगा। दूसरा जो हिडन एम था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। इसीलिए जो पोप थे ना, इनका रोल यहाँ देखने को मिलता है। तो ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया हमको। अब बात करते हैं कि आखिर जो 100 साल हुआ, तो 100 साल बाद जब हम देखते हैं कि जो डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, बहुत सारे दो चार आते हैं, और वो आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं ना कि ये जो पुर्तगाली थे, इनका कहीं कहते हैं ना कि अस्तित्व तो नहीं दिखता। हम आगे पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि भाई अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने में लड़ रहे हैं, अंग्रेज और डच अपने में लड़ रहे हैं, लेकिन ये पुर्तगाली कहीं दिखते ही नहीं है। एक तरह से मतलब गायब दिखते हैं हमें इंडियन हिस्ट्री से। 100 साल तो आपने अकेले राज किया, 100 साल आपने सब कुछ किया, कोई आपको रोक टोक करने वाला था नहीं, तो फिर ऐसी आपने क्या गलती कर दी भाई कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया? अब हम बात करते हैं कि ये फेल क्यों हुआ, पुर्तगाली भारत में फेल क्यों हुए। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ब्रीफ में बताता हूँ। पहली चीज ये ना कि जो पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था अल्मेडा, उसके बाद बने अल्बुकुर्क। उसके बाद जो भी गवर्नर या जो भी शासक बने, वो कहते हैं ना कि अयोग्य थे। भाई अब बाप कितना भी कमा ले, बाप या जो पिताजी आपके हैं वो कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर बेटा कहता है ना कि नालायक निकल गया ना, तो सब बेकार है। एक कहावत होती है कि पूत कपूत काधर संचय, पूत सपूत काधर संचय। मगर बेटा मतलब कि बेटा अगर आपका लायक है तो उसको भी आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बना लेगा अपना। लेकिन अगर बेटा आपका नालायक है तो भी कोई फायदा नहीं है धन संचय करने की, वो बर्बादी कर देगा, खा पी के उड़ा देगा। तो वही चीज यहाँ देखने को मिलती है कि जो अयोग्य शासक थे बाद में जो आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस आए, विलासता किए, मतलब टाइम पास किए, बस निकल लिए। उन्होंने कुछ स्ट्रांग नहीं बनाया। पुर्तगाली जो शासन था या जो पुर्तगाली जो फुटहोल्ड था, जो वहां जो इनकी जो होल्डिंग पावर थी, उसको स्ट्रांग नहीं किया। ये चीज उसके कंपनी के सर्वेंट पे भी लागू होते हैं, उन्होंने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरी चीज कि भाई वो आए तो भारत में है, भारत में कौन रहते हैं? भारत में हिंदू बेसिकली थे, मुसलमान थे, और भी कई सारे धार्मिक लोग थे धर्म से जुड़े हुए। ये थे क्रिश्चियन जो पुर्तगाली थे, इन्होंने यहाँ आए और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ना हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव की नीति अपनाई, महिलाओं के साथ जबरदस्ती विवाह किया, फोर्सफुल कन्वर्जन करना शुरू किया। ठीक है, जो भारतीय परंपरा थे या जो भारतीय लोगों के रिचुअल्स थे, उस पर उन्होंने कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना, ये सब गलत है, ये फर्जी काम है। भाई तुम कौन होते हो? तुम बाहर से आए हो, तुम क्यों बता रहे हो कि हमें क्या करना है? और सबसे बड़ी चीज ना कि ये ट्रेडिंग तो करने आए थे, इन्होंने लूटपाट मचा दिया। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि हुगली वाले रीजन में ये अपना आधिपत्य जमा चुके थे, वहां पे इन्होंने लूटमाट मचा दिया, नाव वाव लूट रहे हैं दूसरे, शान कर रहे थे सबको। ये कुछ चीजें थी जो कहते हैं ना कि इनकी इमेज बहुत खराब हो गई। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि इनके फेल होने का, वो ये था, यहाँ मैं छोटा सा बता देता हूँ,
कि 1580 में जो पुर्तगाल है ना, यानी जो पोर्तुगल है, ये इस पर कब्जा हो जाता है स्पेन का। और जब देश ही नहीं रहा, वो किसी दूसरे देश के अधीन हो गया, तब वो पुर्तगाल की जो कंपनी है जो भारत में काम कर रही है उस पर कौन ही ध्यान देगा? स्पेन को क्या ही फर्क पड़ रहा है? स्पेन तो अपना देखेगी ना। स्पेन को क्या फर्क पड़ रहा है कि पुर्तगाल की कंपनी भारत में कैसा काम कर रही है? ये फैक्टर था कि जो पुर्तगाली जो थे, वो 100 साल राज करने के बाद भी फेल हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बात करेंगे आगे कि जो फ्रांसीसी या जो अंग्रेज या जो डच थे उन्होंने कैसे चेंज किया, वो जब आए तो क्या परिस्थिति थी, क्या चेंजेस आए। ठीक है, थैंक यू।